हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट सर्किट एनालिसिस में आज हम आपको बताएंगे नेटवर्क थ्योरम क्या है। इसको हम कहते हैं जाल प्रमेय। नेटवर्क थ्योरम इसको कहते हैं हम जाल प्रमेय। देखिए, जाल प्रमेय है क्या या नेटवर्क थ्योरम किसे कहते हैं। देखिए, हमने इसी यूनिट में आपको किरचॉफ्स के नियम बताए थे। किरचॉफ्स के नियम के द्वारा सर्किट का एनालिसिस किया था, लेकिन इन नियमों की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से एक प्रकार से सिंपल जो नेटवर्क थे उनका विश्लेषण किया जा सकता है। बट जो जटिल परिपथ होते हैं, जटिल नेटवर्क या जटिल जाल होते हैं, उनके विश्लेषण के लिए किरचॉफ के नियम जो होते हैं वो उनका पूर्णतः समाधान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कुछ नेटवर्क थ्योरम प्रतिपादित की गई, जिनके द्वारा जटिल जाल का या जटिल नेटवर्क परिपथों का विश्लेषण किया जा सकता है। और ये जाल प्रमेय कौन कौन सी हैं हमारे सिलेबस में, वो यहाँ पर देखिए। हम अपने इस सिलेबस में 5 प्रकार की जाल प्रमेय को देखेंगे। इन प्रमेय में से एक प्रमेय हमारे एग्जाम्स में अवश्य पूछी जाती है, 100% श्योर है। तो इस टॉपिक में जितनी भी मैं थ्योरम्स आपको बताऊंगा, इसे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो प्रमेय है हमारे एग्जाम्स में हमें अवश्य मार्क्स अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है ना। तो ये थ्योरम्स कौन कौन सी हैं वो देखिए। इसमें नंबर 1 रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जिसको कहेंगे अपन पारस्परिक प्रमेय। पारस्परिक प्रमेय कौन सी है ये? रेसिप्रोसिटी या पारस्परिक प्रमेय। नंबर 2 है अपनी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे हिंदी में अध्यारोपण प्रमेय। क्या ये अध्यारोपण प्रमेय है? ठीक है। नंबर 3 जो है वो देखिए थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम के आधार पर थेवेनिन्स थ्योरम बताइए। ठीक है ना, ये थेवेनिन थ्योरम, हिंदी निरूपण भी इसका थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय। ठीक है। नंबर 4 जो है नॉर्टन प्रमेय, नॉर्टन थ्योरम। नंबर 4 कौन सी है? नॉर्टन थ्योरम। ये भी साइंटिस्ट थे, उनके नाम के आधार पर नॉर्टन थ्योरम। ठीक है ना। 5वीं जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। हिंदी में क्या कहेंगे इसको अपन? अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय।
क्या ये अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। 5 प्रकार की जो थ्योरम्स हैं ये बहुत ही विशिष्ट हैं इस यूनिट में, जो हमारे मार्क्स को एग्जाम में कवर करेंगी। ठीक है, इनको 1 बाई 1 हम आपको एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। एक थ्योरम और है हालांकि में, परंतु हमारे सिलेबस की दृष्टि से वह ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है ना। सटीक नंबर आप याद रखना, इसका कंपनसेशन थ्योरम कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कंपनसेशन REN। ठीक है ना। कंपनसेशन थ्योरम है ये, जिसका हिंदी में कहते हैं संभरण। क्या कहते हैं इसको? देखो इधर का आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला हिस्सा कंपनसेशन। क्या है? कंपनसेशन थ्योरम। हिंदी में इसको हम कहेंगे संभरण या प्रतिकार प्रमेय। इसको अपन क्या कहेंगे हिंदी में? संभरण या प्रतिकार प्रमेय। संभरण और प्रतिकार प्रमेय कहेंगे किसको? कंपनसेशन थ्योरम को। तो नेटवर्क थ्योरम में ये 6 प्रकार की प्रमेय है। हमें यहाँ पर शुरू के 5 प्रकार की थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ना है। छठे प्रकार की जो थ्योरम है ये हमारे लिए ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 बाई 1 हम यहाँ पर आपको एक एक प्रमेय के बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छी प्रमेय है, इसीलिए आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम पहली थ्योरम देखते हैं, पारस्परिक प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पारस्परिक प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसको एक बार देख लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम। 1 सेकेंड, फैन बंद कर देता हूँ। हाँ, देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारस्परिक प्रमेय क्या है। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, कोई भी एक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त एक जाल है या नेटवर्क है, जिसमें किसी भी पास में किसी सोर्स को प्रयुक्त करने पर, जैसे मान लीजिए किसी नेटवर्क में 2 पास हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। समझिए 2 पास हैं, मैं इसको थोड़ा डायग्राम से और समझाऊंगा, पहले इसको डिफाइन देख लीजिए। किसी भी नेटवर्क में एक जटिल जाल है जिसमें प्रथम पास में यदि हम एक सोर्स E1 आरोपित करें और इस सोर्स के द्वारा दूसरे पास में जो धारा प्रवाहित होती है, यानी सोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड सोर्स में सपोज दैट I1 I2 धारा प्रवाहित कर रहा है, जो भी है, तो पहले पास में सोर्स अप्लाई करने पर दूसरे पास में जो धारा प्रवाहित होती है, अब हम क्या करें? उस सोर्स को पहले पास से हटाकर दूसरे पास में आरोपित कर दें, और ऐसा करने पर वह सोर्स वही धारा फर्स्ट पास में आरोपित करे। यह कहलाती है पारस्परिक प्रमेय। इट इज नॉन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है ना। तो मैं इसको डायग्राम से और एक बार आपको समझाता हूं तो और समझ में आएगा। इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है ना। ये इसका पहला कथन था। दूसरे कथन के रूप में हम इस थ्योरम को किस प्रकार से कर सकते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं वो यहाँ पर आप देखिए। देखो, एक मैं नेटवर्क लेता हूं यहाँ पर,
इस प्रकार से। एक अपन ने नेटवर्क लिया जिसमें Z1, Z2 एंड Z3 तीन प्रतिबाधाएं हैं। एक यहां पर सोर्स है ये, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट लूप है और ये इसका सेकंड लूप है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने E1 सोर्स अप्लाई किया। E1 सोर्स अप्लाई करने पर इसमें I1 धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? I1। और इसमें बह रही है I2 धारा। ये सोर्स अप्लाई करने पर इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए यहां पर इस सोर्स में यहां पर जो E1 सोर्स अपन ने जो आरोपित किया है इसके द्वारा सेकंड लूप में I2 धारा है। अब यदि हम क्या करें, सेकंड कंडीशन में इस सोर्स को वहां पर सेकंड लूप में प्रतिस्थापित कर दें, सेकंड लूप में हम इसको आरोपित कर दें, तो उस स्थिति में भी यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी फर्स्ट पास में वो I2 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? I2 के बराबर होगी, ठीक है ना। वो सेकंड कंडीशन के लिए है। तो आपस में सोर्स को यहां पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? मान लो यहां पर है, फिर हमने यहां पर इसको इस प्रकार से लगा देंगे और यहां पर क्या करेंगे अपन? सोर्स लगा देंगे। इसको अपन E2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E2 मान लेंगे, प्लस ये माइनस होगा। अब इस स्थिति में इसमें धारा दूसरा पास है I2 डैश मान लेंगे, पहला पास है इसलिए इसको अपन क्या मान लेंगे? I1 डैश मान लेंगे। फिर हमको एट लास्ट में ये निकालना है कि I2 इक्वल I1 डैश। I2 और I1 डैश दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर सुनने तो हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी इससे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम बताएंगे। पहले हम सोर्स को यहां पर अप्लाई करेंगे, उस स्थिति में I2 का मान निकालेंगे, फिर सोर्स को वहां पर अप्लाई करेंगे, फिर किरचॉफ नियम की सहायता से हम I1 डैश का मान निकालेंगे। फिर दोनों मानों को हम देखेंगे I2 और I1 डैश क्या बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा कथन इसका क्या है? यदि किसी जटिल नेटवर्क जो भी होता है इसमें 1 से 2 में अंतरित प्रतिबाधा, एक लूप और दूसरा लूप, 1 से 2 में अंतरित प्रतिबाधा GT12 हो, 1 से 2 में अंतरित, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए ZT यानी प्रतिबाधा होती है 1 से 2 में, इसका मान ZT12 हो, तब दूसरे से 1 में, दूसरे पास से प्रथम पास में अंतरित प्रतिबाधा ZT21 हो, तो ये आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये कहलाता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम का दूसरा कथन। दोनों कथन को हम यहाँ पर प्रूफ करके आपको बताएंगे। आया समझ में? दोनों कथन को किस प्रकार से हमको प्रूफ करना है वो हम इस थ्योरम में आपको बताएंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का प्रूफमेंट क्या है। डेफिनेशन हमने देख ली, समझ ली, इसका प्रूफमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। किरचॉफ नियम का अपन को यूज करना है, फर्स्ट पास सेकंड पास। फर्स्ट कंडीशन के लिए अपन को वापस यहाँ पर E1 लेना है, दूसरी के लिए अपन को फिर वहां पर E2 लेना है, ठीक है। तो इस नेटवर्क थ्योरम में आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसको प्रूफ करना बताऊंगा, ठीक है ना। कैसे हम प्रूफ करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा, तब तक आप इसको पढ़िए। ओके, थैंक्स।